नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। संविधान विषय की श्रृंखला जारी है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा महिलाओं का क्या योगदान था संविधान निर्माण में। उसके बाद हमने पढ़ा देशी रियासतों को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही और उनसे जुड़े तमाम प्रश्नों पर चर्चा की गई। आइए आज की कक्षा में संविधान को पढ़ते हैं। संविधान को अनुसूचियों से आरंभ करते हैं, क्योंकि अनुसूचियों को ठीक ठीक समझना बहुत आवश्यक है संविधान को समझने के लिए। संविधान में मूल संविधान में जब बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन करते हुए 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ भी भारतीय संविधान में। आपके मन में आएगा कि भाग अनुच्छेद होने के बाद अनुसूचियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भाग ऐसे आप देख सकते हैं कि भाग 1 में भारत के परिचय की बात की गई और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो इसको आप एक अध्याय के रूप में देख सकते हैं और उस अध्याय के पृष्ठ के रूप में आप देख सकते हैं कि अध्याय 1 में 1 से लेकर 4 तक पृष्ठ है। इसको उदाहरण के रूप में आप यूँ समझ सकते हैं। इसमें कहा गया है भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ है, और पहली अनुसूची में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, संघ से मिलकर भारत बनता है। बस इतना ही लिखा हुआ है। तो अब इसमें राज्यों का नाम आपको देखना होगा, यानी राज्य की सीमाएं देखनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो अनुसूची को पढ़ना पड़ेगा। अब अनुच्छेद 1 में 28 राज्यों का नाम और अभी वर्तमान में 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इनको अगर लिख दिया जाए तो क्या होगा कि अनुच्छेद 2 से देखिए, अनुच्छेद 1 में इनको लिख दिया जाए तो अनुच्छेद 2 जो है इसमें क्या होगा, काफ़ी अंतर आ जाएगा, काफ़ी जो है दूरी आ जाएगी और पढ़ने में भी थोड़ा असुविधा हो सकता है। इसलिए क्या किया संविधान निर्माताओं ने कि एक अनुसूची की व्यवस्था कर दी, और जो यहाँ मतलब विस्तृत रूप से नहीं लिखा जा सकता था उसको एक अनुसूची में लिख दिया गया कि अमुक चीज़ों को, जैसे राज्यों के नाम को देखना है तो आप अनुसूची 1 को देखिए। ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी, इसलिए अनुसूची की आवश्यकता पड़ी। तो अब आपके मन में ये सवाल जो आया वो क्लियर हो गया होगा कि अनुसूचियों की आवश्यकता क्यों पड़ी भारतीय संविधान में। आइए अनुसूचियों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहले आरंभ करते हैं अनुसूची 1 से। लिख लेते हैं अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। आरंभ करते हैं प्रथम अनुसूची से। पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्यों का नाम है और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है। 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इससे प्रश्न किस प्रकार को देखने को मिलता है कि किसी भी राज्य के लिए सीमाओं को अगर बढ़ाया या घटा के नई राज्य बनाई जाती है तो उसका जो है संशोधन संविधान में कहाँ करना पड़ेगा? तो उत्तर होगा पहली अनुसूची में आपको संशोधन करना पड़ेगा संविधान के अंदर। 2014 में एक अलग राज्य तेलंगाना बनाया गया, तो कहाँ बनाया, इस संशोधन कहाँ किया गया? तो पहली अनुसूची में ही संशोधन किया गया। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो काम किया गया है, तो आप देख सकते हैं प्रथम अनुसूची में ही संशोधन करके बनाया गया है। तो राज्य जब भी नई बनेगी, नए राज्य का नाम होगा नामकरण, तो कहाँ उसका संशोधन किया जाएगा? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची को देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई। किसके? ध्यान रखिएगा, संवैधानिक पदाधिकारियों के। संवैधानिक पदाधिकारियों के। आपके मन में आ रहा होगा कि संवैधानिक पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। संवैधानिक पदाधिकारियों का नाम यहाँ लिख दे रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और सीएजी यानी महालेखा परीक्षक, ये भी क्या है आपके सीएजी। तो ये संवैधानिक अधिकारी हैं। इनके वेतन की बात की गई, एक बार चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को वेतन के जगह इनको मिलता है परिलब्धियां प्रदान की जाती है। किसको? राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्या मिलता है? वेतन के स्थान पे परिलब्धियां प्रदान की जाती है। उपराष्ट्रपति को क्या है? इनको कोई वेतन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। और जब कभी राष्ट्रपति का पद खाली होता है, किसी कारणवश राष्ट्रपति की देहांत हो जाए या राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो वैसी स्थिति में 6 महीने तक जो है प्रावधान है कि इनको बनाया जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति जब भी बनेंगे तो इनका जो वेतन मिलेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। और तब तक जो है राज्यसभा को कौन चलाएंगे? राज्यसभा में एक सदस्य होते हैं, उपसभापति के रूप में चुने जाते हैं, वो राज्यसभा को चलाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरी अनुसूची की बात करेंगे, इसको एक बार मिटा लेते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई। शपथ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संविधान की रक्षा का शपथ, एक होता है संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ, और एक होता है जो पद एवं गोपनीयता का शपथ होता है। तीसरी अनुसूची शपथ की बात की गई है। किसकी शपथ की बात की जाती है यहाँ? तो संवैधानिक पदाधिकारी जो है उनकी शपथ की बात की जाती है। शपथ के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, शपथ होते हैं संविधान के रक्षा का, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, शपथ के प्रकार। संविधान के रक्षा का, संविधान के प्रति निष्ठा का, और तीसरा होता है पद एवं गोपनीयता का। देखिए, संविधान के प्रति रक्षा का शपथ कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, यहाँ लिख लेते हैं। ये किसके शपथ लेंगे? दोनों। तो ये संविधान के रक्षा का। संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ कौन लेंगे? उपराष्ट्रपति। ये किसी शपथ लेंगे? तो संविधान के प्रति निष्ठा का। और पद एवं गोपनीयता का शपथ जितने मंत्री आदि होते हैं सभी लेते हैं पद और गोपनीयता की शपथ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और आएगा, राष्ट्रपति का शपथ अनुसूची 3 के तहत नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद, राष्ट्रपति की अलग से व्यवस्था की जाती है अनुच्छेद 60 के तहत। राज्यपाल का अनुच्छेद 159 के तहत, और उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 के तहत। तो आपसे पूछ सकता है कि मतलब कौन से संवैधानिक पदाधिकारी है जिनके शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है? तो राष्ट्रपति हो गए, इनका शपथ अनुच्छेद 60 के तहत होता है। राज्यपाल हो गए, इनका अनुच्छेद 159 के तहत होता है। और राष्ट्रपति हो गया, इनका अनुच्छेद 69 के तहत होता है। और ये तीनों का जो सब मतलब प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है।
तो किसके शपथ का प्रावधान और शपथ का प्रावधान कब कब है, तो यहाँ देख लीजिए शपथ का प्रावधान एक है, मतलब एक संसद एवं विधानमंडल, जब आप संसद का चुनाव लड़ने जाइएगा या विधानमंडल का, तो आपको क्या करना होगा कि उम्मीदवार के रूप में यहाँ आपको शपथ लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य के रूप में, जब आप जीत के आइएगा तो आपको शपथ लेना पड़ेगा। तीसरा है मंत्री के रूप में, जब आप इनमें से कोई जीत के आइएगा और किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। 4 है आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। 5वें CAG के रूप में शपथ लेने का प्रावधान है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि शपथ का प्रावधान कब कब है। संसद एवं विधानसभा, जब आप संसद लोकसभा का चुनाव लड़ने जाइएगा, विधानसभा का चुनाव लड़ने जाइएगा, तो राज्यसभा आदि जो भी चीज़ है, तो संसद का जब आप सदस्य बनने जाइएगा तो उम्मीदवारी के समय आपको एक शपथ देना पड़ेगा। शपथ लेने का प्रावधान है। आप जब कभी चुनाव गए होंगे किसी प्रत्याशी का नामांकन करवाने, तो एक शपथ पत्र मिलता है, उस पर आपको सिग्नेचर करके देना होता है। दूसरा है संसद में आप जब जीत के जाइएगा या विधानमंडल में जब जीत के जाइएगा तो सदस्य बनिएगा उस हाउस का, तो उस समय एक बार शपथ लेना पड़ता है। तीसरा है मंत्री के रूप में। चौथा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के रूप में आपको शपथ दिलाई जाती है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में भी आपको CAG के रूप में भी शपथ लेने का प्रावधान है। अच्छा, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, वैसे कौन से मतलब संवैधानिक अधिकारी है जिनको शपथ का प्रावधान नहीं है, तो उनको भी देख लेते हैं एक बार। एक सेकेंड, नहीं है उनके लिए देखिएगा, ये संवैधानिक अधिकारी है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके मतलब शपथ का प्रावधान नहीं है इस पोस्ट के रूप में। दूसरा है राज्यसभा, इसके सभापति और उपसभापति, इन दोनों के नहीं है प्रावधान शपथ के। तीसरा है विधानसभा, इसके भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका भी प्रावधान नहीं। विधान परिषद, इनका भी सभापति और उपसभापति, इनके जो है शपथ के प्रावधान नहीं है। ये संवैधानिक अधिकारी हैं लेकिन इनके शपथ का प्रावधान नहीं है। एक बार दोहराते हैं, अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। शपथ 3 प्रकार के होते हैं। संविधान की रक्षा के शपथ होते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा के शपथ होते हैं, पद एवं गोपनीयता के शपथ होते हैं। संविधान की रक्षा के शपथ राष्ट्रपति और राज्यपाल लेते हैं, और संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ जो है उपराष्ट्रपति लेते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ बाकी सारे लोग लेते हैं, मंत्री आदि जो भी है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद 60 से होता है, राज्यपाल का 159 से होता है, उपराष्ट्रपति का 69 से होता है। ये अनुच्छेद से होता है, इनका अलग प्रावधान है। ऐसा पूछ सकता है कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत इन लोगों का शपथ नहीं होता है। शपथ का प्रावधान कब है ये देख लीजिए। संसद एवं विधानमंडल के उम्मीदवार के रूप में, संसद और विधानमंडल के सदस्य के रूप में, मंत्री के रूप में, आपको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, CAG के रूप में। शपथ का प्रावधान नहीं है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्छ के रूप में, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के रूप में, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के रूप में। तो तीसरी अनुसूची यहीं पर होती है खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, और सीटों का बंटवारे का आधार जो होता है वो जनसंख्या होता है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसको उतने सीट दिए जाएंगे। तो ये तो ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, एक विषय वस्तु है जो चर्चा योग्य है, उसको चर्चा करेंगे। चौथी अनुसूची में क्या है, इसमें है राज्यसभा में
राज्यसभा के सीटों का आवंटन। आइए देखते हैं। 245 अभी सीटें हैं, इसमें 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 233 जो है निर्वाचित होते हैं। 233। कुल सीटें हैं। एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है और कई बार मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा भी गया है एक बार कि अगर किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाया और घटाया जाए तो संविधान में कहाँ कहाँ संशोधन करने की आवश्यकता है। तो देखिए, जब किसी भी राज्य की सीमा को घटाया और बढ़ाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी जनसंख्या प्रभावित होगी। बढ़ाया जाएगा तो उस दायरे में जनसंख्या आएगी, जनसंख्या बढ़ेगा, तो वैसी स्थिति में क्या है, सीट इसके बढ़ जाएंगे क्योंकि यह आधारित है जनसंख्या पर। तो जब भी किसी सीमा के मतलब किसी राज्य के सीमा को बढ़ाया और घटाया जाएगा तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि अनुसूची 4 और अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में अनुसूची 4 और अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन का जो आधार है, देख लीजिएगा, आधार क्या है तो जनसंख्या है। जनसंख्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। कुल सीटें 245 है, जिसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से और 233 जो है निर्वाचित होते हैं। तो इसको आपने देख लिया। 5वीं अनुसूचित सूची में देखेंगे जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसके बारे में दिया गया है। पांचवी और छठी अनुसूची को एक साथ देखिएगा क्योंकि एक दूसरे से जो है संबंधित है। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से है और छठी अनुसूची भी संबंधित है। 5वीं अनुसूची को देखेंगे। देखिए, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय एक जयपाल सिंह थे। वो क्या थे, तो जो भी अनुसूचित जाति जनजाति थी उनके प्रतिनिधि थे, उनकी बात को रिप्रेजेंट करते थे संविधान के अंदर। और उन्होंने बात की कि संविधान में सभी के लिए अधिकार की बात होनी चाहिए। ऐसे में हमारे अनुसूचित जनजाति और जाति के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसके लिए विशेष प्रावधान करने होंगे और विशेष उनको जो है सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन्हीं के आधार पर ये 2 जो है अनुसूची 5 और 6 का निर्माण आप देखेंगे तो इसमें इनके जंगल और जल और ज़मीन की सुरक्षा की बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि करके। अनुसूची 5 में जो है राज्यपाल के अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्षेत्र घोषित करते हैं। कौन क्षेत्र, तो राज्यपाल अनुशंसा करता है कि अमुक क्षेत्र को घोषित करना है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, तो राष्ट्रपति के कहने पर वो घोषणा हो जाता है कि यह क्षेत्र जो है, एक जनजातीय परिषद की व्यवस्था की जाती है। और इसमें जो है 20 सदस्य होते हैं और इनमें सुरक्षा की बात होती है। इनकी सुरक्षा में होता है जल, जंगल और ज़मीन। इन तीनों को आधार बना के इनकी सुरक्षा की बात की जाती है और विशेष सारी जो सुविधाएं हैं उससे कुछ विशेष करके दिया जाता है ताकि इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। छठी अनुसूची है, ये 4 राज्यों को लेकर विशेष है। असम, मेघालय, मिजोरम
और चौथा आपका है त्रिपुरा। जहाँ आबादी के स्तर पर जो है काफ़ी संख्या है तो इनको दी जाती है। एक जनपद की व्यवस्था वहाँ पे की जाती है और इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं, लगभग 20 जो है आपके लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से सदस्य होते हैं। और इनकी यही है जो विषय सुरक्षा में इनका है, वही है सुरक्षा का विषय। जल, जंगल और ज़मीन, तो ये सारी बातें की जाती है। आइए इसको हटा के देखते हैं फिर से। छठी अनुसूची हो गई समाप्त, छठी अनुसूची, और 7वीं अनुसूची को देखते हैं जिसमें केंद्र राज्य संबंधों के बारे में देखना है। केंद्र के बीच कितने मतलब विषय दिए जाते हैं संघ को, राज्य को कितने विषय दिए जाते हैं और दोनों को मिलके कितने विषयों पर काम करना है, इसके बारे में दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची को देखेंगे। देखिए 7वीं अनुसूची है अनुसूची, ठीक है ना, केंद्र राज्यों के संबंध, इसके बारे में देखना है मूलतः इसमें। देखिए इसमें 3 होते हैं, एक होते हैं संघ सूची, विषयों को जो है बांटा गया है, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा क्या है समवर्ती सूची। इन तीनों को इनको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संघ सूची में जो है 100 विषय अभी वर्तमान में है, पहले कितने थे, पहले 97 थे। देखिए 100 विषय वर्तमान में ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जो कि पहले 97 था, और इन पर जो है अधिकार केंद्र सरकार को है कानून बनाने का। राज्य सूची क्या है, इसमें पहले 66 थे, अभी 61 हैं क्या वर्तमान विषय। इस पर कानून, मतलब वर्तमान वाले पर फोकस करिएगा, पहले वाले को नहीं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में जो है 61 विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य कानून बना सकती है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएगा, लेकिन एक बात है इसकी विशेषता, वही देखना है अपने को कि जब विषय समान हो, केंद्र और राज्य दोनों के विषय समान होंगे, तब केंद्र का जो कानून बना होगा वही प्रभावी होगा। तो टोटल इसमें 47 विषय पहले हुआ करते थे, अभी 52 विषय हुआ करता है, वर्तमान में 52 विषय। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में 52 विषय इसमें हुआ करते हैं। समवर्ती सूची, और इसको एक बार और देखते हैं यहाँ से। देखिए कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ भी होती है। तो 248 में क्या है, एक मतलब अनुच्छेद 248, इसको अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। इसमें क्या है, अवशिष्ट शक्तियों में 2 ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र, 2 ही विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार जो है नियम बना सकती है। एक है साइबर क्राइम और दूसरा है सेरोगेसी मदर। सेरोगेसी मदर आप लोग जानते होंगे, किराए को कोख, और साइबर क्राइम, ये 2 विषय अवशिष्ट शक्तियों में जो है 248 अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं कि इस दोनों पर कानून आप बना सकते हैं। 248 की चर्चा हुई है तो 249 को भी ले ही लेते हैं चर्चा में। अनुच्छेद 249, इसमें प्रावधान है कि किसी विषय को, राज्य सूची के विषय पर अगर केंद्र को कानून बनाना हो तो विशेष बहुमत से वह राज्यसभा में एक बिल पारित करेगा। उसके बाद जो है इस बिल को प्रस्ताव लाएगी राज्यसभा में, और 2/3 जो बहुमत है, उपस्थित बहुमत का 2/3 ये विशेष बहुमत कहलाता है। इससे जब पारित हो जाएगा
करने के लिए 2/3 से पारित करके संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। क्या करेगी, संसद कानून बना सकती है। वही अनुच्छेद 250 की बात कर ले। अनुच्छेद 250 में क्या प्रावधान है कि भारत में जब आपातकाल की मतलब आपातकाल होगा, वैसी परिस्थिति में राज्य के विषयों पर केंद्र क्या कर सकता है, अपना कानून बना सकता है। तो उसका व्यवस्था अनुच्छेद 250 में किया गया है। चलिए एक बार इसको दोहराते हैं कम समय में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंध में चर्चा किया गया है। इसमें 3 मतलब सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए पहले इसमें 100 विषय हुआ करते, मतलब अभी 100 विषय हुआ करते हैं वर्तमान में। पहले इसमें 97 विषय हुआ करता था, जिस पर केंद्र सरकार केवल कानून बना सकती है। राज्य सूची में क्या है, पहले 66 विषय हुआ करते थे, अभी 61 विषय हुआ करते हैं, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में क्या है कि दोनों सरकारें मिलकर बनाएगी, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून ज़्यादा प्रभावी होगा। वर्तमान में इसमें 52 विषय है और पहले इसमें 47 विषय हुआ करता था। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्ति जो है 248 से केंद्र सरकार को प्रदान की गई है, जिसमें 2 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, साइबर क्राइम और सरोगेसी मदर पर। 249 अनुच्छेद यह प्रावधान है कि इसमें कि राज्य सरकार के किसी विषय पर अगर कानून बनाना चाह रहा है केंद्र, तो राज्यसभा में प्रस्ताव लाएगी और 2 विशेष बहुमत से अर्थात 2/3 बहुमत से उसको पारित करा ले जाएगी। उसके बाद संसद इस पर कानून बना सकती है। 250 अनुच्छेद की अनुमति देता है कि आपातकाल के समय राज्य सूची के जो विषय है उस पर केंद्र कानून बना सकती है। तो आइए 8वीं अनुसूची भाषाओं को देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची को देखते हैं। ये भाषाओं से संबंधित है। देखिए मूल संविधान में क्या था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, 22 भाषाएं भारतीय संविधान में है। आइए इसको देखते हैं कब क्या जोड़ा गया। तो 15वीं जो है भाषा किसको जोड़ा गया, तो सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया, तो वर्ष 1967। आइए फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, एक 16वीं, 17वीं, 18वीं। ये 3 भाषाएं थी जिसको एक साथ जोड़ा गया। ये थे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। अब पुनः 4 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, जिसमें थे 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। 19वीं के रूप में जो है बोडो, 20वीं डोंगरी, 21वीं के रूप में मैथिली, 22वीं के रूप में आपको संथाली को, ये भाषाएं जोड़ी गई। और ये 4 भाषाओं को जो है 92वें संविधान संशोधन तीन में जोड़ा गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कब कौन कौन भाषाएं जोड़ी गई। अनुसूची 8 में पहले जो है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 22 भाषाएं हो गई। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1967 में।
16, 17 और 18वीं भाषा को यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, और 4 भाषाओं को बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। देखिए, राज्य भाषा का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 343 में है, और 343(2) में जो है क्या कहते हैं कि 8वीं अनुसूची के जो है, एक बार इसको देख लीजिए। इसमें क्या है कि एक सदस्य होंगे सभी भाषाओं से और एक अध्यक्ष होंगे। ये क्या करने के लिए होंगे? ये सब मतलब विषय, इससे विषय अगर कोई भी समस्या होगा तो उसके समाधान के लिए ये होंगे। ठीक है, वही राज्य भाषा समिति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र ऐसी समिति है जिसका जो है चर्चा संविधान के अंदर देखने को मिलता है। संविधान 303(3) के तहत ये कहा जाता है कि जो एक राज्य भाषा समिति का निर्माण किया जाएगा, और इसमें 30 सदस्य होंगे। क्या होंगे? 30 सदस्य होंगे, जिसमें 20 आपके लोकसभा से होंगे और 10 आपके राज्यसभा से होंगे। इस चीज़ को देखिएगा, इसी का मतलब चर्चा एक बार किया गया है उसकी। यहाँ तक देखिए, फिर हटाते हैं, लिखते हैं 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार से जुड़े कानून है। 9वीं अनुसूची प्रथम मतलब संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1951 में इसको जोड़ा गया था। तो आइए इसके विषय में कुछ देखते हैं। इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है मेंस में देखने को मिलते हैं। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था? तब प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 1951 में। ठीक है, इसमें मूलतः जो पहले था विषय 13 विषय थे, 13 विषय को ही रखा गया था। इस मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब भारत आज़ाद हुआ तो भूमि का जो है असंतुलित था, किसी के पास अत्यधिक ज़मीन थी, किसी के पास कम था, तो इसमें 13 विषयों को डाला गया ताकि समाज में एक बैलेंस बना रहे। परंतु समय समय पर सरकार अपने फ़ायदे के लिए 11 इसमें संशोधन किए, और 11 संशोधन के बाद क्या किया, इसमें उन सारे विषयों को जोड़ दिया जिससे उसको खतरा था कि हमारी सत्ता जा सकती है। और इसमें क्या हुआ कि विषय 13 से बढ़ के 284 विषय हो गए। इसमें रखने का कारण क्या था कि 9वीं अनुसूची में जब डाला गया तो इसे कहा गया कि यह न्यायिक पुनरावलोकन के लिए नहीं है, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो सरकारें क्या करती थी, कोई भी कानून जो है 9वीं अनुसूची में डाल देती थी, कोई भी विषय उठा के 9वीं अनुसूची में डाल देती थी। अब कोर्ट इसमें लोग जा नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वर्ष 1973 में केरल बनाम, केरल के एक थे केरल बनाम, मतलब केस उल्टा हो गया है, केशवानंद भारती बनाम केरल होगा। इनकी हाल में ही मृत्यु हुई है। ये मतलब संत थे। ये इन्होंने केरल की सरकार के खिलाफ याचिका दायर की, और 7/6 से यह निर्णय आया। 7 इनके पक्ष में थे, 7 और 6 इनके विरोध में। और कहा गया कि 1953 से पहले जो भी 9वीं अनुसूची में है उस पर तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब 9वीं अनुसूची में जो भी विषय आएगा उस पर क्या करेगी कोर्ट, मतलब एक्शन लेगी, सुनवाई कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, विशेष करके यहाँ से कभी कभी प्रश्न आता है। 10वीं अनुसूची क्या था? 10वीं अनुसूची यह दल बदल से था। दल बदल की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? तो 1985 में। पीएम थे उस समय राजीव गांधी। क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ी? तो इसके पीछे बड़ा रोचक कहानी है। हरियाणा में एक विधायक जीता, उसका नाम था गयाराम। शाम को वो कांग्रेस पार्टी में था जिससे चुनाव जीता, सुबह में दूसरी पार्टी में चला गया,
फिर कल हो के किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़ी समस्या हो गई कि ये कौन सा नौटंकी है भाई, आप किसी के सैंपल पर जीत रहे हो चुनाव और पार्टियाँ बदलते जा रहे हैं। तो उस समय पहली बार नेताओं के समक्ष ये समस्या आई कि ऐसे में क्या करें। तो एक कानून बनाया गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में कि कोई भी पार्टी का नेता 1/3 से कम अगर छोड़ के जाता है तो वह दल बदल माना जाएगा और उसकी सदस्यता जो है उसको रद्द भी की जा सकती है। तो ये दल बदल माना जाएगा। लेकिन अब क्या था, पहले तो एक एक जा रहे थे, अब ये जाने वाले ने एक कंपनी बना ली अपनी कि भाई हम तो जाएंगे तो ख़राब हो जाएगी हमारी सदस्यता, तो ऐसे करो कि 1/3 से ज़्यादा चले। तो फिर समस्या आने लगी। तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वर्ष 2003 में क्या किया गया कि इसको बढ़ा के 2/3 कर दिया गया कि विशेष 2/3 से अगर कम लोग जाते हैं तो दल बदल माना जाएगा। देखिए दल बदल माना कब जाएगा, एक और चीज़ है, सभी सदन में व्हिप चीफ होता है। अगर इसने व्हिप जारी कर दी और कोई भी उसमें भाग नहीं ले रहा है तो ये भी एक दल बदल का हिस्सा माना जाएगा और उसको की सदस्यता जा सकती है। तो दल बदल के यही है। आइए अब 11वीं अनुसूची को पंचायती राज को देखते हैं। पंचायती राज में क्या व्यवस्था की गई है और पंचायती राज को कब लागू किया गया, उसके प्रस्ताव कब लाए गए, इन पर चर्चा करते हैं। पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में इसको प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अगर लागू करने की बात कहें तो 24 अप्रैल 1993 कहेंगे। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, इसको लाया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में इसको लाया गया, प्रस्ताव रखा गया। लागू की बात कहे तो 1993, ध्यान रखिएगा। डेट पूछे तो 24 अप्रैल 1993 कभी कभी पूछ देता है। इसके अंदर कितने विषय रखे गए, तो 29 विषयों को सौंपा गया। किसके? पंचायती राज्य को। राज्य को एक निर्देश दिया गया कि आप पंचायती राज का गठन करिए। और पूछे मूल संविधान में इसका चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 40 में इसका चर्चा है कि राज्य को क्या करना है, एक पंचायती ग्राम सभा का निर्माण करना है और उस ग्राम सभा को क्या करना है, 29 विषयों पर काम करने का अधिकार सौंपा गया। ठीक है। अनुसूची 12 और नगर निकाय का जो है इसमें व्यवस्था की गई। इसमें 18 विषय जो है सौंपे गए, आपको 18 विषय सौंपे गए। इसको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 में। ठीक है। इसका जो है संविधान में अनुच्छेद जो है, कभी पूछे तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक चर्चा किया जाता है। विशेष जब पंचायती राज वगैरह पढ़ेंगे, अनुच्छेद को जब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा की जाएगी। आज की कक्षा में यहीं तक। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।